नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हाजिर हैं। बच्चों की डिमांड को देखते हुए उनकी बहुत इच्छा थी कि हम वैदिक गणित बताई जाए, तो आज हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, वैदिक गणित ला रहे हैं। वैसे दोस्तों वैदिक गणित के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। पहला जोड़, घटाओ, फिर गुणा है, भाग है, वर्ग है, घनफल है और इसी के आधार पर बीजगणितियों के अनुप्रयोग है। दोस्तों इसके अंदर हम एक टॉपिक ले रहे हैं। तो वैसे बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी कि हमारे को सबसे पहले क्या बताया जाए, भाग बताया जाए। तो आज हम आपके सामने भाग ले रहे हैं। वैदिक गणित के अंदर हम टॉपिक सबसे पहले हमने क्या ले लिया, भाग। तो दोस्तों ये भाग जो है हमारे वैदिक गणित के अंदर 3 प्रकार के दिए हुए हैं। एक है निखिलम विधि से, फिर दूसरा था परावर्त्य योजते, सूत्र परावर्त्य द्वारा, और तीसरा था ध्वजांक। वैसे हमने 9th में तीनों पढ़े हैं, सेम वही चीज है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि भाग की जो विधियां हैं वो कितनी है, 3, निखिलम, परावर्त्य और ध्वजांक। लेकिन इसके सवालों को करने का जो तरीका देखा जाता है, तो हम देखते हैं निखिलम और परावर्त्य दोनों सेम मानी गई है। इसमें थोड़ा सा इतना ही अंतर रहता है कि निखिलम विधि के अंदर जो हमारा विचलन जो होता है, खाली दोनों में अंतर किसका पड़ता है, विचलन का ही पड़ता है। तो निखिलम विधि के अंदर जो विचलन है वो हमेशा माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। लेकिन परावर्त्य के अंदर जब हम देखते हैं तो विचलन हमेशा किसका मिलता है, प्लस का ही मिलता है। तो इतना सा ही अंतर है, करने का दोनों का प्रोसेस सेम है। देखिए जैसे हम पहली कौन सी विधि ले रहे हैं, निखिलम विधि ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 1245 भाग 97। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। यहां पर जो भाजक है वो कितना है, 97। भाजक 97 है, तो हमने आधार क्या माना है, 100। आधार क्या माना, 100। तो जब आधार 100 है तो विचलन कितना हो जाएगा, तो विचलन हो जाएगा 3। लेकिन आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 3 लगेगा। देखा दोस्तों कि निखिलम के अंदर जो विचलन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो अगर ये विचलन माइनस का है तो कौन सी विधि हो जाती है, निखिलम हो जाती है। और अगर ये विचलन अगर प्लस का है तो कौन सी विधि हो जाती है, परावर्त। अब जो भी हमारा विचलन है, इस विचलन का हम क्या ले लेते हैं, पूरक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पूरक। तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसको जमाना। दोस्तों बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, भाजक लिखा। भाजक कितना दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है। आधार हमने क्या माना है, 100 माना है। तो विचलन क्या हो गया, माइनस के 0 3 हो गया। तो पूरक इसका क्या हो जाएगा, प्लस के 0 3। अब पूरक में जितनी डिजिट होती है उतनी ही डिजिट हम इस कोने में रखते हैं। तो 2 डिजिट है तो लास्ट के 2 नंबर तो आ गए यहाँ पर और बाकी क्या आ गए यहाँ। अब इसका भाग देने का प्रोसेस हम करते हैं चालू। हम देख रहे हैं ये 1 का तो क्या आ गया, 1 आ गया। इस वाले नंबर को इस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 0 6 आ जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया, डैश लगा। ये डैश इस बात का सूचक है कि हमारा भाग पूरा नहीं हुआ है। जब इसके नीचे कोई भी डिजिट आ जाएगी तो हमारा भाग क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 2 ही आ गए। अब 2 को वापस 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 0 6 आ जाएंगे। और इसके नीचे क्या आ गया, डिजिट आ गया, यानी भाग हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब शेषफल की बात करें, इनको जोड़ें, 6 और 5 11, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। तो दोस्तों हमारे नियम के अनुसार ये हमारा क्या है, भागफल है और ये हमारा क्या है, शेषफल है। लेकिन हमें आज तक देखते हुए आए हैं
कि जो शेषफल जो होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, जबकि यहाँ पर शेषफल भाजक से क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया नहीं, भाग अभी जाएगा। देखो दोस्तों, 97 का भाग किस में देना है, 111 में देना है। तो 97 का भाग 111 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम एक को तो इसमें प्लस कर देते हैं, और 97 एकम 97, इसमें से 97 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 12 और 1 कितने हो गए, 13, और 111 में से 97 को घटाएं, 11 में से 7 गए 4, 10 में से 9 गया 1। तो भागफल तो कितना आ गया, 13, और शेषफल कितना आ गया, 14। दोस्तों ये विधि कौन सी है, हमारी निखिलम विधि है। तो बहुत इजी है। और देखिए हम एक दो सवाल और करते हैं इसके। जैसे हमने ले लिया 1013 डिवाइड बाय 88। तो वही चीज सबसे पहले आधार, तो आधार हमने क्या मान लिया, 100। दोस्तों ये तो आपको ध्यान ही होगा, या तो आधार 10 होता है, या 100 होता है, या 1000 होता है। तो संख्या को देख के उसके हिसाब से आधार को मानना। भाजक 88, आधार 100 है तो विचलन क्या हो जाएगा, माइनस के 12। विचलन माइनस का है तो पूरक किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 12। 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक, और बाकी एज इट इज। तो ये जम गया। अब इसको करें, 1 का तो 1, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12, 1 का 1, 12 एकम 12। आगे इसके नीचे संख्या, 3 और 2 5, 2 और 2 4। ये भाजक है, ये शेषफल है। क्या शेषफल भाजक से बड़ा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि भागफल तो आ गया हमारा 11, और शेषफल क्या आ गया हमारा 11। तो दोस्तों ये कौन सी विधि है, निखिलम विधि है। तो सेम इसी की जैसी कौन सी होती है, परावर्त्य होती है। देखिए परावर्त्य, अब हम ले रहे हैं परावर्त्य। देखो दोस्तों, आधार 100, भाजक 103। भाजक 103 है तो विचलन क्या हो गया, प्लस के 0.3। दोस्तों हमने यही बात की थी कि यदि विचलन माइनस का आ जाता है तो कौन सी बन जाती है, निखिलम, और विचलन अगर प्लस का आ रहा है तो कौन सी बन जाती है, परावर्त्य। विचलन का क्या ले ले, पूरक ले ले, तो ये माइनस के 0.3 हो जाएंगे। यहाँ आप माइनस भी लगा सकते हो, और बाकी ऋणात्मक संख्या है तो हम यहाँ विनय कुलम रेखा भी खींच सकते हैं। 2 अंक है तो लास्ट के 2 अंक यहाँ पर, और बाकी बीच। और देखिए दोस्तों, 1 का 1 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.3 ही आएंगे। किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, और ये डैश। 1 प्लस का है, 0 माइनस का है, तो 1 में से 0 गए तो कितने बच गए, 1 बच गए। 1 को 0.3 से गुणा किया तो वही 0.3 आ गए। 5 प्लस के, 3 माइनस के, 0 कोई मतलब नहीं है, तो 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2, और 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1। तो ये तो क्या आ गया, भागफल, और ये क्या आ गया, शेषफल। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, अगर पूरक प्लस का है तो इनको जोड़ देते हैं, और अगर पूरक माइनस का है तो इनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी विधि है हमारी, परावर्तन। एक और देखिए,
किसका भाग दे रहा है 123 का, तो वही आधार तो हमारा क्या हो गया 100 भाजक 123, तो विचलन क्या हो जाएगा प्लस के 23, विचलन प्लस का है तो पूरक क्या हो जाएगा माइनस के 23। पूरक में 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक, बाकी बीच में सेम तरीका 1 का 1, 1 को 23 से गुणा किया तो कितने आ गए 23, किसके हैं ये माइनस के, इनके नीचे कुछ भी तो क्या लगा दो डैश लगा। 4 प्लस के 2 माइनस के, तो 4 में से 2 गए तो कितने बच गए 2, 2 को 23 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 46, किसके माइनस के। तो अब देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के हो गए 7 और 8 किसके हैं प्लस के, 8 में से 7 गए तो कितना बच गया 1, 1 को 23 से गुणा करेंगे तो वही कितने आ जाएंगे 23। तो आगे सबके नीचे अंक घटा दें, 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2, 8 प्लस के 6 माइनस के 2 भी माइनस के, 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो 0। तो ये हमारा क्या आ गया भागफल और ये हमारा क्या आ गया शेषफल। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अगर विचलन माइनस में है तो कौन सी विधि हो जाएगी निखिलव, तो उसका पूरक किस में हो जाएगा प्लस में, पूरक प्लस में हो जाएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर विचलन हमारे अगर प्लस का है तो उसका पूरक किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारी विधि कौन सी हो जाएगी परावर्त है, और उसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो दोस्तों ये निखिलम और परावर्त दोनों सेम है, खाली अंतर किसका दिया हुआ है विचलन का दिया हुआ है। तीसरी जो विधि है जो है हमारी निखिलम विधि, देखिए गौर से, तो ध्वजांक विधि, वैसे हम 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए इसको सवाल के माध्यम से, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ध्वजांक विधि के अंदर 2 चीजें होती है, एक मुख्यांक और एक ध्वजांक। दोस्तों वैसे हम मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन इसका जो इजी तरीका जो है उसमें आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि ध्वजांक में आपको एक ही अंक लेना है। तो ये हमारा ध्वजांक हो गया और ये हमारा मुख्यांक हो गया। मान तो हम ध्वजांक में 2 अंक भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इजी चीज की, तो इजी के लिए हमेशा ध्यान में रखें कि ध्वजांक में हमेशा कितने अंक लेने हैं, एक ही अंक लेने हैं। तो ध्वजांक को तो लिखते हैं ऊपर, मुख्यांक को लिखते हैं नीचे। ध्वजांक में हमने जितने अंक लिखे हैं उतने ही अंक कहाँ पे लिखने हैं, लास्ट वाले कॉलम में लिखने हैं। तो 1 अंक लिया है तो इसका भी 1 अंक यहाँ पे लिख देंगे और बाकी सबको बीच में लिख देंगे। तो ये इसका जमाने का तरीका है। इसमें याद में रखना है कि आपको साथ में क्या लिखते हुए चलना है, संकेत लिखते हुए चलना है, क्योंकि बिना संकेत के हम करते हैं तो सवाल गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्वजांक के लिए इसका मूल मंत्र है भाग घटाओ, घटना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो 11 का भाग 4 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो यहाँ 11 का भाग किस में देंगे, 45 में देंगे। तो 45 में भाग देंगे किसका, 11। तो भागफल 11 चौक 44 और शेषफल कितना बच गया, 1। तो ये हमने लिख दिया 4, तो हो गया भागफल, 1 हो गया शेषफल। मूल मंत्र याद रखना है भाग घटाओ, घटना जरूर चाहिए। अब हमें क्या करना है, घटाओ, लेकिन घटना जरूर चाहिए। तो अब ये हमारे पास आ गए कितने, 13। अब इसमें से घटाएंगे, घटाने के लिए इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, तो 13 में से 8 घट रहा है, यानी हमारा भाग सही है। मान लो
यहाँ गुणा करने पर 13 से क्या आ जाती, ज्यादा संख्या आ जाती, तो नहीं घटता। नहीं घटता तो हमारे को इसको दोबारा फॉलो करना पड़ता। ये भागफल कितना था, 4 था, और 4 की जगह पर क्या करना पड़ता, 3 करना पड़ता। तो दोस्तों ध्यान में रखना है मूल मंत्र, भाग घटाओ घटना जरूर चाहिए। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो हमारा संशोधित भाज्य क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 में वापस भाग देंगे किसका, 11 का। तो देखो 5 में 11 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो भागफल तो क्या हो गया, 0, और शेषफल क्या बच गया, 5। तो ये 0 और ये 5। इसके नीचे डिजिट आ गई तो हमारे को समझ जाना है भाग हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तो शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे कितने हैं, 52, घटाएंगे 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 52। तो ये हमारे क्या आ गए, भागफल, और ये हमारे क्या आ गए, शेषफल। तो दोस्तों बहुत इजी है, थोड़ा सा मूल मंत्र दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भाग घटाओ घटना जरूर चाहिए। यही प्रोसेस हम करते रहेंगे और अपने आप ही आंसर आ जाएंगे। देखिए एक सवाल और करते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा ले लिया है हमने, यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो 8 तो हो गया मुख्यांक और 7 हो गया ध्वजांक। 1 अंक है तो इधर भी 1 अंक, बाकी सब बीच में। तो करें संकेत, सबसे पहले क्या देते हैं, भाग। 8 का भाग 9 में चल जाएगा, दे दो। तो भागफल 1 और शेषफल भी 1। 8 एकम 8, 9 में से 8 गया तो 1। तो ये 1 और ये भी 1, कितनी हो गई, 18। भाग के बाद क्या करना है, घटाओ। 7 एकम 7, तो 18 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। घट गया, यानी हमारा भाग बिल्कुल सही है। अब वापस 11 में भाग देंगे 8 का, तो भागफल 1 और शेषफल कितने बच गए, 3। 8 एकम 8 और शेषफल 11 में से 8 गए तो 3। तो ये भागफल 1 और शेषफल 3। तब ये हमारे कितने हो गए, 37। घटाएं 7 एकम 7, पहले इस वाले अंक को इससे गुणा, फिर इस वाले अंक को इससे गुणा। 7 एकम 7, 37 में 7 गए 30, घट गया, यानी बिल्कुल सही है। दे वापिस भाग। 30 में भाग दिया 8 का, तो भागफल 3, 8 दिया 24। शेषफल कितने बच जाएंगे, 6। अभी कितनी हो गई, 66। घटाए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दिया 21। 66 में से 21 को घटाए तो कितने आ गए, 45। 45 में भाग दें 8 का, भागफल 8 पंजे 40 और शेषफल कितने बच गए, 5। आगे इसके नीचे संख्या, तो शेषफल याद कर दो। घटाना है 7 पंजे 35 और 55 में से 35 को घटाएंगे तो कितने आ गए, 20। तो ये भागफल और ये शेषफल। तो दोस्तों बस आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है कि इसके नीचे डिजिट आते ही सिर्फ क्या ज्ञात हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यहाँ भाग नहीं देना है। तो वापिस मैं मूल मंत्र दोहरा रहा हूँ,
भाग घटाओ भाग घटाओ भाग घटाओ भाग घटाओ, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, घटना जरूर चाहिए, हर लाइन में घटना जरूर चाहिए। जहां भी घटेगा नहीं वहीं हम एक अंक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आज इसको कीजिएगा भाग को, कल हम आपके लिए लेके आएंगे गुणा। धन्यवाद।